की स्थिति में उसका पता नहीं लगता। जब फेफड़े इत्यादि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लंबी खांसी आने लगती है, उसके बाद जांच होती तब मालूम होता है कि ये मरीज क्षय रोग से पीड़ित है। और इस तरह से बच्चों में भी मान्यवर क्षय रोग से प्रभावित या पीड़ित बच्चों का जांच नहीं हो पाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में ऐसे मरीजों के लिए क्या जांच की व्यवस्था जिला स्तर पर, ग्राम और पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी कराने का काम करेंगे, जिससे कि प्रारंभिक स्तर पर ही क्षय रोग की जांच हो सके और समय से उसका इलाज हो सके। ये मेरा माननीय मंत्री से आग्रह। माननीय सदस्य जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षय रोग होने से तुरंत ही पता नहीं लगता है, लेकिन कोई पेशेंट को क्षय रोग हुआ हो, कोई नागरिक को क्षय रोग हुआ हो, तो उसके नज़दीक रहने वाले लोग, उसके इर्द गिर्द उसके फैमिली मेंबर, उसके ट्रीट में रहने वाले लोग जो सबसे ज़्यादा उसको नज़दीक रहते हैं, उसको इफेक्ट होने की सबसे पहले संभावना होती है। तो हम जब जहाँ ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के केस पाया जाता है तो वहाँ हम सर्वेलेंस करते हैं, उसके फैमिली के मेंबर का भी टेस्ट करते हैं, उसके नज़दीक रहने वाले मेंबर का भी टेस्ट करते हैं और उसके साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मियों का भी टेस्ट करते हैं, जैसे हमें पता चले कि उसको भी उसकी इफेक्ट हुई है, को नहीं हुई है, और जो हुई है तो उसको हम तुरंत ही ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू। श्रीमती रूपा गांगुली जी। टीबी के बारे में बहुत जानकारी और सक्रिय तरफ से देश में काम हुआ है, हो रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसमें क्या हुआ है, कई जगह पे ऐसा हम जानते हैं, जैसे मेरे घर के बाजू में हुआ था, 1 महीने पहले की बात है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि टीबी हुआ कि नहीं, और डर के मारे बहुत डर रहे थे, बहुत परेशान हो रही थी। हमने पूरा उनकी मदद की है, मैंने इंडिविजुअली। लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी, जैसे हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर कोविन ऐप बनाए हैं, वैसे आरोग्य सेतु जो इतना अच्छा काम किया है कोविड के दौरान, क्या उस तरह से हम कुछ FAQ वाला कोई ऐप छोटा सा कोविन के आरोग्य सेतु के साथ या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं क्या? ताकि वो अगर कोई सवाल आए कि हमें टीबी हुआ कि नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर्स FAQ अगर हो जाए तो आम जनता को भारी, क्योंकि हर सरकार हर राज्य में उतना मदद नहीं करती। आपका सुझाव है माननीय मंत्री से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव भी है और मैं रिप्लाई भी देना चाहूँगा। ये बात सही, एक समय था जब किसी को क्षय हुआ है, टीबी हुआ है, तो वो डरते भी थे और हेजिटेंसी भी थी, बट वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये डिसीज़ क्योरेबल है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाने से ये डिसीज़ का इलाज है और उसमें ट्रीटमेंट करके हम दर्दी को, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जो कुल मिला के लोगों में वैक्सीन का, उसके टीबी के संदर्भ में जागरूकता बढ़े, ये बहुत आवश्यक है और उसमें सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है। पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए, ऐसे कोई पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए, उसको बताया जाए, और व्यक्ति भी आज के समय में ट्रीटमेंट भी ले लेता है और इलाज भी करवा लेता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों एक सिमिलर नेचर के हैं, सो वी आर टेकिंग बोथ। पहला क्वेश्चन नंबर 18 माननीय दीपक प्रकाश जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सप्लीमेंट्री पूछिए दीपक जी। माननीय दीपक सर, इज लेड ऑन द टेबल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है, उनके द्वारा दुगनी ब्याज वसूली जाती है सर। तो क्या इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दीपक जी। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सभागृह, हाउसिंग के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 इंस्टीट्यूशंस लोन देती है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने कंट्रोल किया जाता है और उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो लोन दिया जाता है
वो महंगा रहता है एज कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक में जो करंट अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट रहते हैं, उसमें जो पैसा रहता है उसको ब्याज कम रहता है या ब्याज नहीं रहता, और बैंक जब हाउसिंग को लोन देती है तो उसी का पैसा तो कम इंटरेस्ट में दे सकती है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है और वो लेंडिंग करती है, लोन पे लेती है, और वो लोन जब देते हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसी के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, दोनों के ऊपर रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक जी। देखिए सर, कौन सा सेक्शन है सर, और कौन सा वो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उससे होम लोन लेने में उसको थोड़ी परेशानी होती है, वो योग्य नहीं रहता है, तो जिस कारण से उनको उनके पास जाकर के विवश के मजबूरी के कारण ब्याज लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या सरकार कोई वित्तीय संस्थाओं को, जो इस प्रकार से जो आरबीआई के द्वारा संचालित नेशनल बैंक है, उसको हम कैसे प्रमोट करके किस प्रकार से उन लोगों को लोन दिलाने में हम सफल हो सकते हैं क्या, जिसके कारण जो धन्यवाद, जो अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की उनको जरूरत न पड़े। धन्यवाद दीपक जी। सर, 17 फरवरी 2021 को रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस है, और इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, और हाउसिंग फाइनेंस जब कंपनीज जो लोन देते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस है जो बोर्ड में डिसीजन लेके हाउसिंग फाइनेंस के उसके ऊपर ये देना पड़ता है। और अगर समझो ये हाउसिंग फाइनेंस कंट्रोल अगर नहीं कर सक रहे कंपनीज, तो उसमें ग्रीवेंसेस कंपनी से जा सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 28 माननीय श्री सैयद जफर इस्लाम जी, आपका पहला सप्लीमेंट्री। Thank you very much. While all the questions have been adequately answered by the Honourable Minister, but still I would like to ask one supplementary question, sir. That there is section, I am being a ex-banker, I know that there is a negative list in every bank, and that's why many potential customers, they go to NBFCs because they cannot avail housing loan from the nationalized bank. I think if the government can ascertain and find out from the banks why those negative lists, even though they are eligible to take loan from the banks, but still they are not being given because they feel they are not confident of recovery, something which can be addressed by the government by finding out from the banks. Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, बैंक के हाउसिंग लोन हो या एनी लोन के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, और अगर वो क्राइटेरिया में अगर लोन देने के लिए अगर कस्टमर फुलफिल नहीं कर सकता तो वो लोन देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो प्राइवेट बैंक के पास जाते हैं या हाउसिंग फाइनेंस के पास जाते हैं, और इन दैट केस आल्सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रहता है, उन्हीं को उसके ऊपर बाकी का लोन देना डिपेंड रहता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। I would like to highlight this section of society, and particularly the certain profile, like for instance police, advocate, and even some government services where the bank find it difficult that they will be able to recover from them, and it will go to litigation. These are the negative lists, and I think if government take initiative, this can be addressed. Thank you. माननीय मंत्री जी। सर, गवर्नमेंट सर्विस जो है, जो पुलिस रहो या जो कुछ सेक्टर है, उसी के ऊपर सर्च करके ही लोन दिया जाता है। अनलेस अनटिल सर्च फ्रॉम द बैंक उसकी लोन नहीं दे सकता। और उसमें जो इफेक्टिव है, जो लोन देते समय इसका कॉस्ट, उसकी एबिलिटी, रिटर्न ऑफ द लोन, और उनकी तनख्वाह या इनकम क्या है वो भी देखा जाता है। थैंक यू। Mr. GVL Narasimha Rao, please. Mic is not on, so I would, yeah. It's on. Yeah. The banks have banks put all those who are in the political field as politically exposed persons. We are all called the PEPs. Not only the elected representatives, even people who are involved in any political office bearers position also are called PEPs. And
many people here who would otherwise be eligible to get loans from banks, and people whom banks actually chase to offer loans, including many senior IAS officers I find here or businessmen, they are not given loans because they are politically exposed persons. I think it's an insult that you don't consider elected representatives of parliament. I have many colleague members who have been in government service, and they were always chased by the banks to take loans, but today they run away from them. So I want to understand, why is there such a category, and whether RBI can give strict guidelines to really remove this stigma. Thank you. Thank you. सर, बैंक लोन देते समय पॉलिटिशियंस और पर्टिकुलरली पुलिस कर्मचारियों के लिए थोड़ा नेगेटिव रिमार्क रहता है, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है प्लीज, तो दैट इज अ फैक्ट पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर को बैंक लोन देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को रिलू कैसे किया जाए इसके लिए कह रहे हैं. प्लीज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज. Sir, politically exposed persons, though Honorable Member GVL Narasimha Rao expressed, is more from the point of view of when large sums of money are transferred from one account to another, complying with the global requirement where, the financial action on terror funding happens. So according to them, every account will have to be kept tag of when there is huge money is being transferred for sensitive person's account from that account to this one. That is one separate answer, sir, which partly addresses GVL Narasimha Rao's concern, member GVL Narasimha Rao. But as regards the question of as to why loan giving for, sensitive customers, whether they are police officials or anything else, I don't think there is a officially stated policy that we should not give them. And the spirit of the answer of the Honorable MOS is well taken. Banks make their own assessment based on KYC and any other officially the ratings, CRISIL ratings and everything else, CIBIL ratings and so on. So I don't think there is any specific instruction given to banks saying be careful not to lend to these people. So maybe I would like to submit to the Honorable Member, was it Zafar Islam, that and also one of the member who just asked, GVL Narasimha Rao, and followed from there it was Honorable Member Zafar Islam. So there isn't any such. But however, at the branch level, banks do exert a certain level of discretion based on the available KYC. There is no checklist of, oh no loans for these people. There's no such thing like that. I want them to be informed of it. Thank you. Mani V. Vijay Sai Reddy. Sir, is it true that there has been a consistent rise in non-performing assets insofar as non-banking financial companies are concerned, and also housing finance companies? If so, I would like to know from the Minister what steps that are being taken to reduce the non-performing assets in respect of these housing companies and NBFCs to protect the interest of the depositors as well. Thank you. Thank you. Sir, I would like to certainly respond, but I don't want to be a stickler, but the question doesn't pertain to non-performing assets in banks. We are more talking about interest rates, housing banks, why there is a difference between the interest rate charged by the housing banks as opposed to the public sector banks, which can also give home loans. So this is a totally out of date. Sorry. Thank you. Now question number 19, 23 and 30, they are of similar nature on cryptocurrency. So question number 19, Dr. K. Keshav Rao. नहीं बैठे. माननीय मंत्री जी, आप क्वेश्चन नंबर 23 माननीय नीरज शेखर जी.
माननीय मंत्री जी। एक विवरण सभापति पर रख दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 30 माननीय सुशील कुमार मोदी जी। सप्लीमेंट्री सर पहले लेटेस्ट विवरण सभापति पर रख दीजिए। थैंक यू। नाउ सर आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, तीनों ये सिमिलर नेचर क्वेश्चन है। पहले हम ले रहे हैं ऑन 19 माननीय स्वपन दास गुप्ता जी। So thank you. So I've seen the answers to all the three relevant questions on cryptocurrency. So there are two ways of ensuring security. One is to control an environment, and the other is to shut yourself in a sealed room. I guess the second part would be foolproof, but will that be very effective? The question here is, cryptocurrency is extremely popular with youngsters today. And they've been very unnerved by these latest speculation over it. The question which I want to ask is, will an outright ban be desirable? We still await the legislation which Nirmala ji will propose. But will an outright ban be preferable, or will it be far better to regulate it? Because we don't know how the cryptocurrency is moving in future. It's still very much work in progress. And therefore, will it be better to influence the course of the cryptocurrency development by being within the system through a process of regulation, as has been done by certain countries? I think Germany is probably one of them which has done that. It's really the question of which is the most preferable option to exercise without losing track of the larger questions of hot money, security, etc., and legality. Thank you. Thank you, Swapna. A fairly interesting time to have this debate, particularly in the House. And I quite recognize Member Swapan Das Gupta saying there will be a bill coming, but yet will it be a regulation or will it be a prohibition, indicating that a prohibition may not be ideal, and also indicating that this whole area is a dynamic area and so on. So keeping the propriety of the House, particularly as the session is ongoing, and the fact that we've answered saying there is a bill being proposed sooner rather than later, any answer I would give now will preempt the discussion, which I'm sure Swapanji will also participate, when the Treasury benches, when the government comes with the bill, with all its nuances, and the discussion can, of course, cover all these aspects. Thank you. So would kindly permit me to not go beyond this. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji, please. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, there are misleading advertisements regarding the potential of making big profits by investing in private cryptocurrencies like Bitcoin. Younger generation is increasingly finding them more and more tempting. Sir, private cryptocurrencies are being used for money laundering, terrorism financing, and even drug trafficking. Pending the passage of the bill, which is expected to ban private currencies, private cryptocurrencies, my supplementary question is there any plan from the government to create awareness about the ill effects of private cryptocurrencies out there? Because unless we create awareness, whatever happens to the bill will be seen. That will happen in future. But in the interregnum, given the fact that younger generation is being persuaded by the ads, I think there should be a campaign on part of the government to explain the ill effects of cryptocurrency. It's a suggestion I think Honorable Finance Minister will keep in her mind. Thank you. Manni Amar Patnaik. Thank you, sir. So from the answer, it is very clear that
there will be a bill on cryptocurrency and regulation of official digital currency for introduction in Lok Sabha, and as Honorable Finance Minister said, we should wait for the bill. But the fact is that the report, which has been mentioned in the answer, this interministerial committee was set up on 2nd November 2017. It gave its report in February 2019. The context and the growth of cryptocurrency took place actually in the last 3 years, which has increased about 10 times. So this report's relevance may not be there as much. The question of banning, whether to ban or not to ban, what kind of asset class of cryptocurrency to be banned, I will wait for the bill. But the fact remains, even if you want to ban, the regulatory capacity should be there to observe that particular, to monitor that ban. What are we doing to improve the regulatory capacity of RBI or SEBI for different kind of private or government CBDCs? That is, thank you so much. I think this all will be covered under bill, so Manya Mantri. No, regulatory capacity I'm is not not covered. seeking cover to say everything is in the bill or everything may or may not be covered in the bill. Right. However, the issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it is proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. So I would request the honourable member to kindly wait to see what is going in the bill. Thank you. Manya Neeraj Shekhar ji. सर, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि बिल आने वाला है, लेकिन बिल आने से पहले, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो शुरू हुई थी $1 से आज $60,000 उसका मूल्य है,